हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एलपीटी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ऑफ द ईयर ऑफ 2025, क्योंकि क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से वो पैसेजेस पूछे जाते हैं, वो जजमेंट्स आ जाते हैं जो इसी साल या लास्ट 2 इयर्स के इंपॉर्टेंट जजमेंट रहे रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस सीरीज में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के इंपॉर्टेंट केसेस, सेकेंडली क्रिमिनल लॉ के इंपॉर्टेंट केसेस, थर्डली सिविल लॉ के इंपॉर्टेंट केसेस। इस सीरीज में हम पार्ट बाय पार्ट एक एक केसेस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योतिष मिश्रा वर्सेस द स्टेट ऑफ उड़ीसा केस। ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्टली यहाँ पे नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस बेंच में कौन कौन था जिन जजेस ने जजमेंट दिया है। फर्स्टली जस्टिस जेके महेश्वरी एंड जस्टिस राजेश बिंदल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेंच का नाम जानना है? क्योंकि लास्ट ईयर एक केस में एक क्वेश्चन में पूछ लिया गया था क्लैट पीजी के पेपर में कि जजेस की बेंच में कौन कौन से जजेस थे। तो आपको नाम याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेंचेस के जजेस का। इस केस में प्रोहिबिट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। फर्स्टली पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 15 क्लियरली डिफाइन करता है इट प्रोहिबिट्स ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड क्रीड। तो डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ किया गया है अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इट अलाउज द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया। तो इन क्लासेस के जिनके साथ डिसएडवांटेज हुआ है पास्ट में या हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, सो इन्हें अपलिफ्ट करने के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है इंडिया में, दैट इज known as positive discrimination. This form of discrimination is considered positive and is aimed at achieving a substantive equality by providing a level playing field for historically disadvantaged group. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या आर्टिकल 14 के थ्रू या 15 के थ्रू जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसी को हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन इज आर्बिट्रेरी, अनलॉफुल एंड इट सर्व्स नो लेजिटिमेट लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव. It is a very form of discrimination that Article 14 seeks to prohibit. So, in conclusion, negative discrimination under Indian Constitution refers to the state's discriminatory actions that are contrary to law or adverse to the law. So, negative discrimination allowed नहीं है इंडिया में। अब negative discrimination क्यों हुआ इस केस में और क्यों यहाँ पे क्लेम किया गया? हम फैक्ट समझते हैं इस केस के। फैक्ट्स ऐसे थे, ज्योतिष मिश्रा जेएम जो कि एक पियून थे उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर इन 1978 व्हेन ही जॉइंड द सर्विसेज। सेकेंडली उनने प्रमोशन के अटेम्प्ट के लिए 1999 में एक एप्लीकेशन फाइल की फॉर अपॉइंटमेंट और प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ ट्रेसर। ट्रेसर की पोस्ट के लिए उन्होंने एक 3 मंथ्स का कोर्स भी किया था, दैट इज नोन एज ट्रेसर ट्रेनिंग कोर्स इन 1997। उन्हें रिपीटेडली काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन फाइल की इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन और अपॉइंटमेंट एज ट्रेसर, बट इसे अलाउ नहीं किया गया। अब इनने क्लेम क्यों किया? क्योंकि इनके सिमिलरली प्लेस्ड जियानी रानी मान सिंह एंड लाला तेंदु रथ वर प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ ट्रेसर इन द सेम ईयर। सो सेम जो डिस्क्रिमिनेशन जो पोस्ट अपॉइंट की गई थी इन दो लोगों को, वही क्लेम किया है यहाँ पे ज्योतिष मिश्रा ने। बट हुआ क्या, उन्हें ये प्रमोशन अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। सो उन्हें लीगल प्रोसीडिंग्स की हेल्प ली, काफ़ी मल्टीपल लीगल एप्लीकेशन फाइल करी इन द ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। पहले ओडिशा का नाम ओडिशा हुआ करता था, जो कि 2006 के अमेंडमेंट के बाद चेंज होकर ओडिशा कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया स्टेट को टू कंसिडर हर प्रमोशन। लेटर ऑन द स्टेट्स इनिशियल रिजेक्शन, इनिशियली स्टेट ने रिजेक्ट कर दिया उनका प्रमोशन, साइटिंग रिक्रूटमेंट बैन और एनी प्रोसीजरल इश्यूज। फाइनली जब वो हाई कोर्ट में गए, उड़ीसा हाई कोर्ट में जब ये केस गया, तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें प्रमोशन के लिए अलाउ नहीं किया गया। सो फाइनली अंडर स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एसएलपी फाइल करी, जहां पे उड़ीसा हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। फिर ये मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट में। अब मेजर इश्यूज क्या थे? जब भी हम क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको केस का नाम जानना है, केस की बेंच में कौन कौन से जजेस थे, क्या ये डिवीजन बेंच थी या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जो ओपिनियन आया है वो यूनानिमस है या फिर
कलेक्टिव ओपिनियन है सारे जजेस का, या फिर किसी का डिसेंट आया तो डिसेंटिंग ओपिनियन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने सबरीमाला केस में देखा था, जो डिसेंटिंग ओपिनियन आया था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि वहाँ पे सिंगल फीमेल मेंबर थी उस बेंच में, उन्हीं का सिर्फ और सिर्फ डिसेंटिंग ओपिनियन था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इश्यूज क्या थे इस केस के। 3 मेजर इश्यूज जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है। फर्स्टली, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। Did the state of Odisha negatively discriminated against the Jyotisnaya Mishra by denying her promotion or appointment as a tracer, and especially when other similarly placed individuals were promoted to the post of tracer? कि similarly placed जो लोग थे उन्हें तो प्रमोट कर दिया गया है, बट यहाँ पे ज्योतिषनारायण मिश्रा को प्रमोट नहीं किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेसर। सेकेंडली, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लेम? Can illegal past practices of promotion be a basis for claiming a right to such promotion? जब आप इसका हाई कोर्ट का ऑर्डर रीड करेंगे, जजमेंट रीड करेंगे, तो वहाँ पे क्लियरली था कि जहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी ट्रेसर की पोस्ट के लिए वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, प्रमोशन के बेसिस पे नहीं किया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेसर। बट सिमिलरली बाकी 2 लोगों को प्रमोट कर दिया गया था, तो इन्हें सिमिलरली इक्वालिटी मांगी है, एंड ये केस फाइल किया अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट सेज राइट टू इक्वालिटी। Thirdly, what are the implications of irregularities, systematic procedural irregularities and administrative efficiency on an individual's right to equality under Article 14 of the Constitution? क्या systematic procedural irregularities रही हैं और administrative efficiency की वजह से जो केस हुआ है इस पे हम डिस्कस करेंगे। अब केस में आगे बढ़ने से पहले इश्यूज को जानने के बाद हम देखते हैं what is Article 14. So Article 14 specifically says that the state shall not deny any person equality before law or the equal protection of the law within the territory of India. तो जैसे अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रीड किया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ में 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्टली, इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट इज ऑफ फ्रॉम इंग्लैंड ओरिजिन, एंड सेकेंडली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दैट इज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन पे अप्लाई नहीं होता है, इट अप्लाई ऑन एनी पर्सन इन इंडिया। बट स्पेसिफिकली जैसे हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दिया गया है वो सिटीजन्स के लिए है, वो अदर सिटीजन्स या नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए नहीं है। अब सिग्निफिकेंस क्या है आर्टिकल 14 का? इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल एंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स विद फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, की लॉ या गवर्नमेंट सभी को इक्वली फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी से ट्रीट करेगी, किसी को भी स्पेसिफिक कोई प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the constitutional exceptions? So कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं आर्टिकल 14 के, हम उन्हें जान लेते हैं। क्या ज्योतिषनारायण मिश्रा का केस इन एक्सेप्शंस में आ सकता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फर्स्टली, जो टोटल 7 एक्सेप्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 14 के। फर्स्ट है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की इम्यूनिटीज। प्रेसिडेंट और गवर्नर जो भी रहेंगे हमारे स्टेट के, वो इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर की इम्यूनिटीज हमें याद होगी आर्टिकल 361। सेकेंडली, पब्लिकेशन इम्यूनिटी, immunity from any civil or criminal proceedings in any court for publication in any newspaper, television or radio of a substantially true report of a proceedings in either house of parliament of legislature is also protected under article 361 clause A. So parliament में कोई भी procedure होता है या कोई report पास होती है, उससे आप publish कर देते हैं तो फिर वो right to equality का violation नहीं होगा, ये एक exception दिया गया है। थर्डली, पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी, तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स रहेंगे लोअर हाउस और राज्यसभा, उन्हें पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी दी गई है फॉर एनीथिंग दे हैव सेड इन द पार्लियामेंट और एनी वोट दे हैव कास्ट इन द पार्लियामेंट, एंड दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली, सेम इम्यूनिटी दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को भी, तो जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर है विधानसभा में, उन्हें भी सेम इम्यूनिटी मिली है अंडर आर्टिकल 194 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पे लोअर हाउस अपर हाउस दोनों हैं। नेक्स्ट इम्यूनिटी दी गई है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी डिप्लोमेट, सोवरन्स एंड अदर एम्बेसडर्स फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया, तो उन्हें इम्यूनिटी मिली है, तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं होगा अगर उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है एट पार विद अदर सिटीजन्स। नेक्स्ट, यूएनओ एजेंसीज की इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इंजॉयड बाय यूएनओ एंड इट्स एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस की जो भी एजेंसीज इंडिया में गवर्न कर रही हैं, फंक्शन कर रही हैं, उन्हें भी इम्यूनिटी मिलेगी आर्टिकल 14 से। लास्टली, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एक ये वाला केस बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो इस केस को भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इसके ऊपर भी वीडियो लेके आएँ। Laws made for implementing the directive principle of state
contained in clause B or clause C of article 39 cannot be challenged for being violative of article 14. It is given under article 31 clause C. So DPSP के अंडर clause B और clause C of article 39 को प्रमोट करने के लिए कोई लॉ बनाया जा रहा है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होगा और उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं अंडर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. तो ये एक्सेप्शन थे आर्टिकल 14 के. चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. जजमेंट. अब इस केस का मेजर जजमेंट क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अब ये जानते हैं. फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड ऑन द सिस्टमैटिक प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज इट आइडेंटिफाइड द फंडामेंटल फ्लॉज इन रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंटेशन की. जो रिक्रूटमेंट के डॉक्यूमेंटेशन जो नोटिफिकेशन आया था उसी में फ्लॉज थे. तो फिर इट ऑल्सो हाईलाइटेड द कैजुअल अप्रोच ऑफ स्टेट अथॉरिटीज टू लिटिगेशन की जो कैजुअल अप्रोच रही है उन्हें भी रिमाइंड किया गया है इस केस में. Thirdly, it noted repeated failures in producing correct statutory documents की स्टेट ने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट नहीं किए हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी लिटिगेशन हुई है. मेजर जो इश्यू को डिस्कस किया गया है वो ये जजमेंट है दैट सेज लीगल इंटरप्रिटेशन और की फाइंडिंग्स ऑफ दिस केस. Firstly, it established that tracer post must be 100% filled through direct recruitment. It implies that the promotion from peon to tracer were irregular in the past. Secondly, it rejected the petitioner's discrimination claim based on the above finding. अब यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन क्यों क्लेम किया था ज्योतिष नारायण मिश्रा ने, क्योंकि उन्होंने भी ट्रेनिंग करी ट्रेसर पोस्ट के लिए और सिमिलरली प्लेस जो दूसरे प्यून थे उनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया फ्रॉम प्यून टू ट्रेसर. बट यहाँ पे यही अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई ज्योतिष नारायण मिश्रा को, तो इन्हें क्लेम किया है राइट टू इक्वालिटी की, इन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए. बट कोर्ट ने क्या कहा, इट एम्फसाइज दैट इलीगल पास्ट प्रैक्टिसेस cannot be perpetuated. This is a core principle. One cannot claim a right to an illegal benefit just because others are received it illegally. कि किसी को इलीगल कोई बेनिफिट मिला है तो सेम इलीगल बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल 14. सो इस केस में क्लियर कर दिया गया है अगर आपको उनका अपॉइंटमेंट चैलेंज करना है तो आप अदर केस में उनका अपॉइंटमेंट चैलेंज कर सकते हो कि वो इरेगुलर हुआ है और इलीगली हुआ है, बट आप सेम इलीगैलिटी को क्लेम नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल 14. सो आई होप आपको इसका कंक्लूजन मेन जजमेंट क्लियर हो गया होगा इस केस का. So Supreme Court made the following key observation and ultimately dismissed the appeal. तो appeal dismiss हो चुकी है. अब ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल और क्रिटिक एंड डिसीजन क्या रहा है इस केस का. फर्स्टली डॉक्यूमेंट्री एंड प्रोसीजरल जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है स्टेट के द्वारा. सेकेंडली इट highlighted the responsible legal drafting, the need for responsible legal drafting by government departments की government departments properly legal drafting करें कि आप कोई भी notification issue कर रहे हैं किसी appointment या किसी post के लिए तो उसमें clearly mentioned होना चाहिए हर एक चीज़. तो यहाँ पे इस notification में clearly mentioned नहीं था कि 100% recruitment डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से होगा, मतलब डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होगा, कोई प्रमोशन से एक भी अपॉइंटमेंट नहीं होगा. Thirdly, unnecessary litigation in this case. It pointed out that the unnecessary litigation generated by administrative inefficiency should be reprehended. So based on the above observation the appeal was dismissed by the Supreme Court. चलिए आगे बढ़ते हैं. What is the constitutional validity and presumption given under Article 14? Article 14 तो हमने simply read किया होगा, but what are the presumptions given within the Article 14 of Indian Constitution? Firstly, rebuttal presumption of constitutionality. Thirdly, applicability to a single entity. This presumption can be repudiated if a law arbitrarily singles out an individual or a class without rational differentiation. कि अगर आपके पास rational differentiation है किसी को differentiate करने के लिए intangible differentia जो हमने काफ़ी रीड किया होगा लॉ कॉलेज में, उसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, बट वो भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. सेकेंडली प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कि कोई भी लॉ अगर पास होता है पार्लियामेंट से, लोकसभा राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट का साइन मिल जाता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा. अगर उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है तो आपको कोर्ट में उसे चैलेंज करके प्रूफ करना पड़ेगा. सो बर्डन ऑफ प्रूविंग अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी लाइज विद द चैलेंजर कि अगर आप क्लेम कर रहे हो कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है नेगेटिवली किसी क्लास ऑफ सिटीजन्स को या इवन इंडिविजुअल को, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्लेंटिफ के पास होगा. Thirdly, applicability to a single entity. So, Constitution can extend laws applicable to a single individual or an entity if
स्पेशल सर्कमस्टांसेस वारंट सच क्लासिफिकेशन, का कोई स्पेशल क्लासिफिकेशन है या नीड है सोसाइटी में, तो फिर स्पेशल क्लासिफिकेशन भी किए जा सकते हैं। इसका मेजर एग्जांपल आपने रीड किया होगा, जैसे इंदिरा सोहानी के केस में ये बोला गया था कि एक सीलिंग लिमिट सेट कर दी गई थी 50% की, बट उस लिमिट को काफ़ी ज़्यादा ब्रीच किया गया। अब उसका रीज़न क्या था उस ब्रीच होने का, कि काफ़ी सारे स्टेट्स ने 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया था। उसका पॉइंट ये था कि अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड स्टेट फील्स दैट द क्लास और द कम्युनिटी विच इज अंडर प्रिविलेज्ड और रीजनेबली बैकवर्ड इन द स्टेट, सो उनके पास अगर एविडेंसेस हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो बैकवर्ड है स्टेट में, सो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए लॉ चेंज किया जा सकता है। सो कोर्ट प्रिज्यूम्स लेजिस्लेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल नीड्स, सोसाइटी की जो नीड्स हैं, एंड टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी courts may consider common knowledge, reports or historical context and conceivable factual scenarios. On the basis of this, they can make an exception to Article 14 for special cases also. चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the principles of equality and classification? So हम इसे सिंपल में रीड कर लेते हैं। एड्रेसिंग वेरिंग डिग्री ऑफ हार्म, कि अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग स्टेट में या जोग्राफी या लोकेशन के बेसिस पे भी अलग अलग डिग्रीज ऑफ हार्म रहती है, तो उसे एड्रेस करने के लिए लेजिस्लेटिव अपने एक्शंस या लॉ बना सकते हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए। सेकेंडली, presumption of good faith. Good faith is presumed, but courts won't automatically assume unknown reasons that can justify discriminatory legislation. तो जो discriminatory legislation रहेंगे उन्हें unconstitutional भी declare किया जा सकता है। Thirdly, the basis of classification. Classification can be based on various factors, कि अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे, जैसे हम अपने इंडिया में देखते हैं कि हर स्टेट्स को अलग अलग फाइनेंशियल बजट दिया जाता है जो एनुअल बजट में आता है, कि हर स्टेट्स को अपना अपना फंड मिलता है। तो वैसे हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल सब्सिडीज मिलती हैं। अब वो क्यों? क्योंकि वहाँ का रीज़न ऐसा है, इसलिए उन्हें स्पेशल सब्सिडीज दी जाती हैं स्टेट को प्रमोट करने के लिए। Thirdly, similarity of treatment. Perfect scientific or mathematical equality is not required to promote equality. It should only be based on similarity of treatment suffices. Lastly, substantive and procedural law. So Article 14 में जो right to equality दे रखा है वो equally apply होगा substantive laws पे and procedural laws पे भी। Clear है? चलिए अब मेन कंक्लूजन क्या था? तो मेन कंक्लूजन ज्योतिषमय मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा एंड अदर्स के केस में ये था कि स्टेट नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि पास्ट में लीगल प्रैक्टिसेस हुई हैं, उनके बेसिस पे किसी को कोई अपॉइंटमेंट हो दे दिया गया है तो सेम अपॉइंटमेंट आप क्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि इलीगल था। आप उनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हो सेपरेटली, बट आप सेम क्लेम नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल 14। सो इस केस में मेजरली डिस्कस किया गया था नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, and the Supreme Court's judgment in this case reinforces that while equality before law is a paramount consideration, it does not extend to perpetuating illegal past practices, and this ruling underscores the judiciary's role in ensuring administrative efficiency and adherence to legal procedures, preventing the state from using its own inefficiencies as a shield against accountability. So state को भी accountable declare किया गया है कि state को भी यहाँ पे clear रहना पड़ेगा आगे से। सो आई होप आपको ये वाला केस क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन से केसेस पे आपको वीडियो चाहिए, एंड इस केस की पीपीटी के लिए आप हमारे लॉ प्रेप के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।